मौलिक अधिकार के बारे में हमने इतिहास पढ़ लिया इसका, कि दुनिया में मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहां से होती है? ब्रिटेन से। कब से? 1215। किसने दिया था राइट इसको? किंग जॉन। किंग जॉन या सम्राट जॉन ने। अब उसके बाद और क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ अधिकार जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। मौलिक का मतलब इंसान में मौलिक क्या है? जैसे आपके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं? मौलिक, तो उसके बिना संविधान एग्जिस्ट नहीं करता। सेम ऐसे इंसान होने के नाते हमें कुछ अधिकार मिले। अब वो अधिकार क्या है? बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, सोने का अधिकार, रोने का अधिकार, जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है। ये सब अधिकार दिए गए। तो ब्रिटेन में पहले आया था अधिकार पत्र, जिसे क्या कहा गया था इन्होंने? मैग्ना कार्टा। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। क्या बोला था इन्होंने? मैग्ना कार्टा। तो क्वेश्चन आएगा मैग्ना कार्टा क्या है? तो अधिकार पत्र कहां पे है? तो ब्रिटेन में है। कब आया था? 1215। अब उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ही बताया? हाँ नहीं, गलत, जॉन लॉक बताया था हमने। जॉन लॉक। कौन बताया था? जॉन लॉक। जॉन लॉक। इसने क्या दिया था कि मौलिक अधिकार, या इंसान पैदा होते ही 3 अधिकार लेके पैदा होता है: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्या बोला इसने? कि इंसान अगर पैदा हो रहा है तो 3 अधिकार लेके पैदा होता है। तो इसको फिर आगे जाकर एक और क्या हुआ? 1776 क्या होता है? यूएसए का संविधान बना, या यूएसए की क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई। अमेरिकन है नहीं, अमेरिकी की क्रांति हुई और 1787 में संविधान बना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी संविधान के पिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट, जेम्स मेडिसन। लिखेंगे आप, अमेरिकी संविधान के पिता जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन। देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया मजा आ जाएगा, इन फ्यूचर आ भी सकता है, लोगों को पता नहीं। जेम्स मेडिसन इज द, या आप मेंस में लिखेंगे ना तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आ गया भारतीय संविधान व अमेरिकी संविधान की तुलना कीजिए, और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना, मेंस के अगर पेपर देखेंगे आपको ऐसा कुछ आया हुआ है क्वेश्चन है। अमेरिकी संविधान के पिता या अमेरिकी संविधान के जनक जेम्स मेडिसन को कहा जाता है, या जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन, भीमराव अम्बेडकर। कौन? ठीक, उनको। अब अगला क्या बताए थे आप? 3। लेकिन अमेरिकी संविधान में इसको चेंज कर दिया। क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन आएगा अमेरिकी क्रांति का क्या नारा था, या अमेरिकी संविधान में 3 अधिकार कौन से जोड़े गए? प्राकृतिक, तो लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश या खुशी की खोज। ठीक, ये 3 चीजें थी। और अच्छा, 17वीं शताब्दी में मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया कि ये प्राकृतिक है या ये नैसर्गिक है? नैसर्गिक मतलब हमें प्रकृति से मिले हैं। अब आता है 1789, 1789। 1790 में क्या हुआ? 1790 में होती फ्रांसीसी क्रांति, द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, गणतंत्र, भाईचारा, और आपका एक और था 3-4 चीजें, लाइफ, लिबर्टी और ब्रदरहुड एंड रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक। ये 4 चीजें। तो यहां भी किसकी बात की गई? मौलिक अधिकारों के, जीवन में कुछ अधिकार होने चाहिए। अब उसके बाद हम देखे थे कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या फर्क है। तो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन कौन देता है? संविधान। उन्हें सुरक्षा कहां से मिलती है? संविधान। और उन्हें शक्ति कहां से मिलती है? संविधान से। वहीं पे अगर सामान्य अधिकार है, उनको शक्ति कहां से मिल रही है? सरकार से। मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है। क्या सरकार देना चाहेगी आपको? चीजें नहीं देगी, है ना। उसके बाद हम देखे थे कि भारतीय संविधान में या भारत में मौलिक अधिकारों को क्या इतिहास रहा। तो 1895 में क्या हुआ था? स्वराज विधेयक। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर 1924 में, 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1937 में, इन सब सालों में क्या हुआ? कांग्रेस ने, कभी नेहरू जी ने, कभी स्वराज विधेयक ने, सब आया। इनमें क्या क्या हुआ? मौलिक अधिकारों। और लास्ट में 1946, लास्ट में क्या होता है? 1946, 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे संजना? कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? कौन कौन? 3 तो उधर सुन लिया आपने, कौन कौन बताओ? सिर्फ, है ना, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग। और चेयरपर्सन कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। कब आया था? मार्च 1946।
इसके लिए रिकमेंडेशन पर क्या बनी संविधान सभा, और संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, जुलाई 1946, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। एक क्वेश्चन कल देखा मैंने कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में किया, किस बैठक में, 5वीं बैठक। मैंने ये बात आपको क्या बताई थी पता है, कि पहली बैठक फिर अगली बैठक, दूसरी बैठक कभी भी नहीं बोला इतिहास में आज तक। तो लिख ले आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 5वीं बैठक में रखा, कब, 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की 5वीं बैठक को, 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को रखा था। 13 दिसंबर 1946 में क्या रखा इन्होंने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्या रखा के सामने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1940, आपका आई कार्ड कहाँ गया इसमें, 13 दिसंबर 19, कितना दूध देता है वो इस बैग में, 13 दिसंबर 19, मेरे बंदी लगा दो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा, 5वीं बैठक में क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आगे जाकर क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिकम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना बना। अब अगला लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे सुनो। तो कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1940, इसके रिकमेंडेशन पर संविधान सभा बनी। संविधान सभा कब बनी, जुलाई 1940, या उसके चुनाव हुए। अभी एमपीपीएससी अभी क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये डायरेक्ट यही आया था, और ये बता रखा आपको कि उनका चुनाव कैसे, अप्रत्यक्ष 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति को चुना गया, और एक व्यक्ति को कैसे, जैसे आज राज्यसभा के लोगों को चुनते ना ऐसे, अब राज्यसभा के लोगों को कैसे चुनते हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। हाँ, अब अगला हम ये देखे थे कि इसकी सिफारिश पर क्या होता है, इसने बोला कि 2 समितियां बनाई, एक तो परामर्श समिति, किसने, कैबिनेट मिशन ने परामर्श समिति बनाई, और एक बनाई आपकी मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों की उप समिति। एक में थे आपका एचसी, वो कौन थे यार, एक और जेबी कृपलानी एक के, और एक के वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों ने क्या रिकमेंड किया कि हाँ भारत में मौलिक अधिकार होने चाहिए। अब इन्होंने कितने मौलिक अधिकार रिकमेंड किए, 7। अब 7 को ये देखो, ये एक के जेबी कृपलानी, 7वीं समिति अभी इसमें ही है, यहीं आगे पीछे, हाँ, मौलिक अधिकारों की उप समिति के जेबी कृपलानी, ठीक है। हाँ, तो 1789 हो गया। आपके 7 मौलिक अधिकार कौन से थे, एक तो समता या समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 शिक्षा और संस्कृति, नहीं धार्मिक स्वतंत्रता, नंबर 5 धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक, और 5, अरे यार बोलो बोलो मत, मैं बता रहा हूं, समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29, 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, और 1978 से पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, और आपका 19F में था। ये भी याद रखना आपको, दो जगह था, एक तो 19F, जैसे 19 के भाग है ना, हम पढ़ेंगे अभी, आज पढ़ेंगे 19A B C D E F, तो F में था, तो 19F, और किसको हटाया, 31 को हटा दिया, और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कहा रख दिया। एमपीपीएससी 25 में क्वेश्चन आया हुआ, कानून अधिकार, एक बार क्वेश्चन आया कहां रखा, 300 है, एक बार क्वेश्चन आया वर्तमान स्थिति क्या है, तो कानूनी स्थिति। अब हम उसके बाद क्या देखे थे कि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारत, नहीं सॉरी, हाँ, अब हमने शुरू किया था पहला आर्टिकल 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या होता है ये याद रखना आपको, देखो यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, पर इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है कि राज्य की परिभाषा कहां लिखी गई है। तो आर्टिकल 12 में क्या है आपका, पहला हम क्या देख रहे हैं, देखो मौलिक अधिकार शुरू कहां से होते हैं, 12 से 35। अच्छा, मौलिक अधिकार को लिया कहां से गया हमने, अमेरिका से लिया है ना, अमेरिका से लिया, कहां से लिया, अमेरिका से। 12 से 35, और ये है कहां, भाग 3, और भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अब ये बोले आप इतनी बार क्यों पढ़ा रहे हो, इतनी बार इसलिए पढ़ा रहे कि यही याद हो जाना चाहिए आपको, घर जाके तो बहुत पढ़ते हो, मैंने देखा आपका, है ना। हाँ, तो हम क्या देखिए, आर्टिकल 12
शुरू कहां से हो रहा है? 12 से। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है ना, वो बेसिक आर्टिकल है। बेसिक मतलब इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करा रहे किसको? मौलिक अधिकारों को। पहले तो हम परिभाषा देते, आप क्वेश्चन लिखते तो इंट्रोडक्शन देते क्या नहीं देते? क्वेश्चन आ गया संविधान सभा, या बोलो आपका इंट्रोडक्शन तो अपना परिचय, तो क्या बोलोगे? मेरा नाम ये है, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से की, माध्यमिक शिक्षा यहाँ से की, फलाना ये। सेम ऐसे ही 12 में क्या है कि मौलिक अधिकार कहाँ रहते? राज्य में, देश में। और किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ। तो पहले ये तो देखिए कि राज्य है क्या। तो 12 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होते हैं? राज्यों की लोकसभा, है ना, मतलब राज्य मतलब देश, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और पंचायती राज संस्थाएं और अन्य संस्थान, ये सब किसमें आते हैं? राज्य में। खत्म बात, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब अगला हम देखे थे 13। 13 में क्या था? 3-4 सिद्धांत थे, या सबसे मेजर अगर बात करें तो क्या था इसका? न्यायिक पुनरावलोकन नंबर 1, पुनरावलोकन। और नंबर 2 क्या पता आपको? इसको लागू करवाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए। किसको? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के सिद्धांत कहां दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के सिद्धांत, मौलिक अधिकारों को लागू कराना, मौलिक अधिकारों को लागू करा। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि आप किस आर्टिकल के तहत, ये एक तो आर्टिकल 13 के तहत क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट देख सकता है ये मौलिक अधिकार के खिलाफ तो कानून नहीं है। हमने एक बात बताई थी ना कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे क्या होगा? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होगा। तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को देखने का अधिकार तो कहीं लिख रखा होगा, तो वो है आर्टिकल 13। और 13 में एक तो न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कुछ नियम दिए गए। अब पहला कौन सा था आपका? आच्छादन का सिद्धांत, वो था ना। कौन कौन से सिद्धांत थे? हाँ, आदित्य जन। पहला तो क्या था? पहला सिद्धांत क्या? कुछ सिद्धांत दिया इनमें, क्या दिया? कुछ सिद्धांत। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। अच्छा, भावी प्रवर्तन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है पता है आपको? भावी प्रवर्तन मतलब मौलिक अधिकार आगे से लागू होंगे। आगे से मतलब जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन के बाद मौलिक अधिकार लागू होंगे। बोले उससे पहले कानून थे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहे, तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। उस हद तक, जिस हद तक क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहे। बोले पूरा ही कानून अगर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है तो पूरा कानून खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि भावी प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि मौलिक अधिकार आगे से लागू होंगे। क्या होंगे? आगे से। इसको बोलते हैं शायद प्रोस्पेक्टिव और ओवरऑल। एक और पृथक्करण का सिद्धांत। हाँ, ये पृथक्करण, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है कि देखो, भावी प्रवर्तन का मतलब मौलिक अधिकार कब से लागू होंगे? आगे से। आगे कब? 26 जनवरी 1950। बोले इससे पहले, उससे पहले मौलिक, बोले आप उससे पहले किसी को सजा दी, ये नहीं बोल सकते मेरा मौलिक अधिकार कानून नहीं। 26 जनवरी 1950 के बाद मौलिक अधिकार लागू होंगे। उसके बाद पृथक्करण मतलब, पृथक का मतलब क्या? सेपरेट करना। सेपरेट मतलब अलग करना। किसको? उस कानून को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा। अब तीसरा क्या देखे थे हम? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन क्या होता है? आदित्य जन्य। आदित्य जन्य, आदित्य जन्य मतलब क्या होता है? हाँ, आदित्य जन्य का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर संविधान से मौलिक अधिकार मिले हैं, हट नहीं सकते वो मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता। अब ये 4 सिद्धांत थे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस आच्छादन, आच्छादन का मतलब क्या होता है बताएं? आच्छादन का सिद्धांत है, आच्छादन का मतलब होता है कि आपकी अगर हाथ में इस चिट्ठी उंगली में दिक्कत है, इस उंगली छोटी वाली में, तो इसको काटेंगे, पूरे हाथ को नहीं काट। आच्छादन मतलब छोटा सा हिस्सा खत्म कर देंगे। हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हमारा बुखार आ रहा है तो हम कैंसर का इलाज थोड़ी करेंगे, बुखार का ही करेंगे। सेम ऐसे ही मौलिक अधिकारों का अगर कोई कानून थोड़ा सा हिस्सा अगर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है तो इतना ही से आच्छादित होंगे। आच्छादित मतलब खत्म होंगे। तो ये 4 सिद्धांत और ये 5वां न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या कर सकती है? वैलिडिटी चेक कर सकती। किसकी? किसी भी कानून की। कौन सा कानून? जो सरकार ने बनाया, और कौन सी सरकार
केवल और केवल एक तो राज्य सरकार और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये इतना है आर्टिकल 13 में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पहला मौलिक अधिकार। पहला अधिकार क्या आपका? समता या समानता का अधिकार। समता या अच्छा, पहले तो मुझे बताओ समता या समानता होती क्या है? आर्टिकल 14 से समता और समानता में क्या फर्क है, पहला तो यही क्वेश्चन। अब समता का मतलब क्या होता है? समानों में समान, सही बात समझ। इक्वल इन इक्वालिटी इन इक्वल्स, क्या है? समानों में समान, समानों में समान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि महिला क्रिकेट टीम, देखो भारतीय क्रिकेट टीम है, महिलाओं की टीम अलग है, पुरुषों की टीम अलग है, विकलांगों की टीम अलग है, जो डिसेबल है उनकी टीम अलग है। ब्लाइंड क्रिकेट देखा होगा आपने, बहुत अच्छा खेलते हैं वो भी। तो समानों में समान मतलब, अब आपको एक रेस कराना है तो हुसैन बोल्ट के साथ आपको दौड़ाएंगे, आपका आधा मिनट तो ठीक है, 2 सेकंड में धुआं निकल जाएगा, एक फलांग लगाएगा इतने हुसैन बोल्ट के साथ। ओहो, हुसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावा के उसने है ना, रनर रनर दुनिया में उससे फास्ट आज तक कोई नहीं दौड़ा है। नहीं पढ़ा आपने? मिल्खा सिंह भारत का है वो। एक 100 मीटर दौड़ते, 100 मीटर कितना होता पता है? कितना कितना 100 मीटर बता दो, यहाँ से 100 मीटर। आपकी स्कूटी पर यहाँ से वो खंबा है वहां, बाहर तक तो नहीं, ये कहा यहां से लगाकर वो खंबा है वहां तक 100 मीटर होता है। मीटर 1 मीटर का कपड़ा नहीं आता कि 2 मीटर में तो सूट बन जाता है, आप तो इतना बड़ा आता है कपड़ा, जैसे 100 मीटर। हाँ, चलो, तो समानों में समान मतलब, हाँ, महिलाओं की रनिंग अलग होगी, पुरुषों की रनिंग अलग होगी। अब मैंने कहा कि एक पेड़ पे चढ़ना है, पेड़ पे चढ़ना है, सबको बराबर बराबर अधिकार है। तो क्या मछली चढ़ पाएगी? डोगेश भाई चढ़ पाएगा? शेर सिंह जी चढ़ जाएंगे, है ना, और बंदर दादा चढ़ जाएंगे। तो बेचारा फिर होगा क्या? तो बंदर बंदर को बोलोगे बंदरों में सबसे आगे कौन जाएगा? शेर से रनिंग करोगे, शेरों में सबसे आगे कौन जाएगा? चढ़ सकते, लेकिन बंदर इतनी स्पीड से चढ़ पाएंगे? तो बस ठीक, चढ़ सकते हो, चढ़ तो कुछ भी सकता है। ठीक, अब समानता का मतलब क्या होता है? घोड़े और गधे एक साथ दौड़ेंगे, जो आगे आएगा वो जीत जाएगा। मतलब बोले आपको पेड़ पे चढ़ना है, मिनकी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, डोगेश हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समानता मतलब, समानता होती है नेगेटिव टर्म में। ये कहां चलती है? ब्रिटेन में। और समता कहां चलती है? अमेरिका में। ब्रिटेन में हमने बताया था ना आपको, 2 सिद्धांत बताए थे, एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक विधि का शासन, है ना। ये हम आगे और बताएंगे धीरे धीरे, है ना। तो 14 में क्या लिखा? समता और समानता में फर्क समझ गए आप? समता मतलब समानों में समान, समानता मतलब सभी समान, सभी के साथ बराबर व्यवहार करेंगे, है ना। अब हम देखेंगे 14 में क्या लिख रखा है। तो 14 में क्या लिख रखा है? विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंग्लिश भी याद होनी चाहिए चीजों की। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, बताएं। तो कानून के सामने छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब बराबर बराबर है। तो बोले फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है? बताएंगे, 15-6 बताएंगे ना, उसमें बताएंगे आपको, है ना। तो सरकार की नजर में, अच्छा, बराबर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो विकलांग है उनको भी आप क्या करो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ाओ, है ना। तो इसमें भी समानता में भी 2 देश की चीजें चलती, एक तो चलती है भारत, एक तो अमेरिका की और एक ब्रिटेन की। ब्रिटेन में क्या होता है? सभी को समान माना जाता है। अमेरिका में क्या होता है? समानों में समान माना जाता है। ठीक, तो वही है समता और समानता। तो आर्टिकल 14 में लिखा विधि के समक्ष समता है समानता, लेकिन हमें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो कानून के सामने सब क्या होंगे? बराबर होंगे। कानून के सामने क्या होंगे? सब समान, सामने बराबर, कानून के सामने सब बराबर। क्या कभी सरकार ने ये रोका कि आप एससी के हो या एसटी को या जनरल के हो तो आप एजुकेशन में जा नहीं सकते, टीचर नहीं बन सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब कानून के सामने सब बराबर। अब वोट देने का अधिकार सबको है, और हम जब न्याय लेने जाते, खैर गरीबों को नहीं मिलता वो बात अलग है, पर
न्यायपालिका सबके लिए, अमीरों और गरीबों के लिए। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी ना कि अडानी जी इतनी क्या कर रहे, फैक्ट्रियां लगा रहे अपनी, तो क्या कर रहे, जंगल काट रहे, है ना, तो उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। एथेनॉल बन रहा है, तो एथेनॉल आपको पता है एथेनॉल क्या होता है? गाड़ियों में डाल देना आजकल के एथेनॉल वाली गाड़ियां, एक लीटर एथेनॉल में 1,000 लीटर पानी चाहिए। तो आप सोचो पानी कहाँ जा रहा है, जहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी वहां ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। और दुनिया में पीने योग्य पानी कितना परसेंट, 3%। तो फिर क्या होगा आगे जाके? पानी उससे नहीं बनता है, नीचे नीचे से निकालते हैं, नीचे पानी खत्म हो जाए। हम पीने का पानी कौन सा प्यूरिफाई पानी है ना, गांव में तो कुएं से निकाल, लेकिन बाजार में कौन सा है, नदी में से आ रहा है। नदी में पानी कैसे आएगा? पानी पर निर्भरता, पानी कम पड़ गया तो लो, इस बार 15 तारीख को आता है ना मानसून मध्य प्रदेश में, 22 तारीख को क्या कर लोगे? हर साल पानी गिरता है। पहले आपने सुना गांव में झड़ बन जाती, झड़ बन जाना मतलब 1-1.5 महीने तक पानी बंद ही नहीं होता था। लेकिन अब 2-1 सालों से कहाँ इतना हो रहा है, इतना पहले बरसों पानी आता तो ये देखने जाते थे। पर हाँ, वही तो वाटर लेवल कम हो रहा है। अब इससे क्या होगा, समस्या हो जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या बता रहा था मैं यार आपको, एथेनॉल की फैक्ट्री समुद्र में ही जाएगी क्या? मध्य प्रदेश में लगाओ, मध्य प्रदेश में समुद्र कहाँ से लाओगे? कुल मिला के वो पानी चाहिए, और वो पानी जो वेस्ट पानी निकलेगा ना, जैसे आरओ आरओ लगाते हैं, तो एक लोटा पानी देगा, 4 लोटा पानी निकाल देगा। वो पानी कभी यूज होता है? आरओ वाला जो पानी कभी यूज करता है कोई? कपड़े धोने में भी नहीं करते लोग, वो कहाँ लेता है, बेसिन में लगा लेता है। सेम ऐसे ही क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो अब इनके लिए कोई नियम नहीं, लेकिन जबलपुर में एक आदिवासी महिला थी, उसने बेचारी ने क्या करा, राष्ट्रीय उद्यान रहता है ना, जबलपुर हाईकोर्ट ने उसको केस दिया, राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी बीन ली, काई की लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए, तो उसको 2 साल की सजा मिल गई, हाई कोर्ट ने दे दी। तो ये अमीरों के लिए कानून जेब में, गरीबों के लिए नियम है। आप पैसे वाले हो, कितने भी बदतमीज बन जाओ, प्रेम विवाह कर लो, सर की प्रेम विवाह है, इंटरकास्ट, मैं जाके बोल लूँ 4 जूते रख दे मेरे, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं, क्योंकि सर एक दूसरी लेवल पे आ गए, नौकरी लग गई उनकी। सेम यही कंडीशन का है देश में भी। तो लिख तो रखा विधि के समक्ष समता समानता, लेकिन बेचारा गरीब आदमी विधि के सामने नहीं जा पाएगा, समता समानता तो ठीक है, पर है ना। तो कानून के सामने सब बराबर है, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो। अब इसमें क्या चलता है, अच्छा दूसरी बात क्या है, किसी व्यक्ति के साथ, अच्छा समानता का मतलब एब्सोल्यूट समानता नहीं होता है, एकदम अबाध समानता नहीं, क्यों सबको बराबर ही मानेंगे। हाँ, किसी के साथ हम भेदभाव कर सकते, किस आधार पर, तार्किक आधार पर, तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, किस आधार पर, तार्किक आधार, मतलब हमने एसटी एससी वुमन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया, ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये क्या रहे, पिछड़े रहे हैं, तार्किक आधार पर हमने आरक्षण दे दिया। लेकिन कल से सरकार बोल दे कि लड़कियां नहीं पढ़ेगी, क्योंकि लड़कियां टॉपर बन रही है, हर बार यूपीएससी में आ रही है, और लड़कियां ईमानदार होती है। अब ये तार्किक आधार है क्या, कि हमें भ्रष्ट अधिकारी चाहिए, ईमानदार लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो ये तो तार्किक आधार नहीं है, मतलब ये आप क्या करेंगे, कोर्ट जा सकते हैं, पर एसटी एससी को दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो तार्किक आधार पर है कि ये बैकग्राउंड इनइक्वालिटी इनमें रही है। तो समानता का मतलब एब्सोल्यूट समानता नहीं होता है, भेदभाव भी किया जा सकता है, किस आधार पर, तार्किक आधार पर। और वो तार्किक आधार कौन तय करेगा, या तो संविधान निर्माताओं तय कर लिए, या कोर्ट करेगा। 14 में इतना ही लिख रखा, आप पढ़ लोगे तो आप समझ आ जाएगा सब, है ना। उसके बाद हम देखेंगे विधि के समक्ष समता में 2 प्रकार के सिद्धांत चलते हैं। विधि के समक्ष समता में कितने चलते हैं, 2 प्रकार, एक तो विधि का समान संरक्षण, और एक और विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अच्छा, विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या हो रहा है, विधि के समान संरक्षण, हाँ, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून के सामने सभी बराबर होंगे। विधि के समक्ष समता है, ये लिखो, विधि के समक्ष समानता लिखो आप, ये क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब समझते क्या होता है,
हाँ, समानता कर लो। नकारात्मक मार्जिन कहाँ चलती है? यूके में। ब्रिटेन में कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन विधि के समान संरक्षण। समान संरक्षण मतलब ये एक सकारात्मक। ये कहां चलती है? यूएसए में। अरे यूएसए में समानों में समान। मैंने अभी बताया ना कि अगर सब लोगों को एक साथ दौड़वा रहे हो तो वो समानता तो है, लेकिन वो समता नहीं। समता मतलब जो एक जैसे उनको अगर साथ दौड़वाएंगे। देखो, एक तो होता है कानून। अब एक केस आया था भारतीय संविधान में, इंदिरा साहनी केस, अगर आपने सुना हो तो। है ना? एक महिला थी, उसका पासपोर्ट छीन लिया किसने? भारत सरकार ने। है ना? पत्रकार थी, कोर्ट गई वो। तो कोर्ट में जो पासपोर्ट अथॉरिटी रहती है उसने क्या दिया कि हमारे नियम में है कि अगर हमें लगे तो हम उसके पासपोर्ट छीन सकते हैं। तो फिर कोर्ट ने क्या बोला कि आपके नियम में कुछ भी लिख लो वो सब सही हो जाएगा क्या? क्या उसका इंटेंशन सही है? हर लिखी हुई चीज मैं गलत भी लिख सकता हूं। मैं बोलूंगा बंद हो गया, आपको 5 साल की फीस देके देना, बंद होना पड़ेगा। ये लिख दिया, फुकट बात लिख दी है। तो लिख देना मतलब सरकार ने कोई कानून बना दिया, गलत भी बना दिया। तो फिर ये होता है कि सब बराबर कैसे है? सबको हमने बराबर दौड़वा दिया। अब मान के चलो, यहाँ हमने जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी को सबको बोला सब बराबर नंबर, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे वो पास हो जाएंगे। अब जनरल का बच्चा जो सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा है, जिसके मैथ्स के सर अलग आते, घर के होम ट्यूटर, अंग्रेजी के अलग आते, हिंदी के अलग आते, मम्मी पापा आईएएस है या मम्मी पापा ऐसा ही है और अच्छी नौकरी में, तो उन मम्मी पापा भी बताते बच्चों को, पैदा हुआ उसके बाद मम्मी सोच लिया इसको डॉक्टर बनाएंगे, पापा ने उसी हिसाब से उसको बायोलॉजी की पढ़ाया, साइंस पढ़ाई। अब और अपने इधर गांव में 12वीं तक तो पता ही नहीं क्या करना है, 12वीं बाद बाजार में आए और एग्जाम भी होती, कई की बोले आर्मी की एग्जाम होती, आर्मी की तैयारी कर, 2-3 साल आर्मी की, पुलिस की होती है, पुलिस की 5 साल बाद पता चला कि सीएपीएफ की भी एग्जाम होती है। हमें पता चला अरे यार ये सीडीएस की भी एग्जाम होती है, एनडीए की भी एग्जाम होती है। 17.5 साल में देश खत्म हो जाती, 17.5 से 19 साल। तब तो हमें हवा ही लगती। क्या आप कभी कैप्टन बनना आर्मी में आपको, तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि हम समझ आए ना, इतने हमारी ओवर एज हो जाए। उसमें एज कितनी है आर्मी में कैप्टन बनने की? 17.5 से 19.5, 2 अटेम्प्ट बस। 17.5 19.5 खत्म पिक्चर। एनडीए होती है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। फिर क्या करोगे? अब जो आर्मी वाले माँ बाप का बच्चा है, या मान के चला अब मेरा बच्चा हुआ, तो मुझे पता रहेगा क्या करना है उसको। म्यूजिक में भेजना है तो उसको मैं शुरुआत से म्यूजिक कराऊं। अपने म्यूजिक बोले हाँ ये फोकट काम है, तो ये तो ठीक है, काम कहीं नौकरी कहीं करेगा, ये बोल। बोले आप पढ़ा रहे हो, बोले ये तो मेरे मम्मी पापा, आज मेरे मम्मी क्या बोल रहे हैं, मेरा दोस्त है ना स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में हम साथ पढ़े, तो वो मिस्त्री घर बनाता है। तो अब मेरे बोला हमारा घर करवा रहे सही, तो बोले कि यार बनने कहीं फोन लगाई नहीं इसमें, कहाँ कहीं जाना। तो कही के देख था अंडे वाला सब काम कर रहा, तू कहीं करे। अब सोचो उनको ये कोचिंग फोकट लग रहा है कि कोचिंग वोचिंग, ये तो सब ठीक है, पर नौकरी क्या कर रहा है? ये तो अब ऐसा है भैया। तो सकारात्मक मतलब सभी लोगों को हम क्या करेंगे? समानों में समान। एसटीएससी के लिए हम आरक्षण दे देंगे कि यार बैकग्राउंड रूप से वो पीछे हैं बेचारे, है ना? और नकारात्मक, अब यहाँ एक कोई सीबीएसई वाला बड़े स्कूल का बच्चा आ जाए, तो वो बोले अंग्रेजी में पढ़ाओ। अब उसको अंग्रेजी में पढ़ाने लगे तो हम सब क्या हो जाए? दिक्कत आ जाए। तो हम क्या करेंगे? उस हिंदी को भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी को भी पढ़ाएंगे। तो ब्रिटेन में क्या होता है, बोले अंग्रेज आ गया अंग्रेजी पढ़ाओ, सब अंग्रेजी पढ़ेंगे, या बोले उसको बोले तू भी हिंदी पढ़। लेकिन यहाँ के अमेरिका में क्या होगा, बोले नहीं, हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में पढ़ाओ। यही होता है कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समान समक्ष समता है, समानता, बस, है ना? ठीक। अब हम देखेंगे 14 पूरा हो गया। अब आप एक बार घर जाके पढ़ोगे ना इस पीडीएफ को, आपको मजा आ जाएगा, बोले अरे ये लिख रखा है ना, हमने, है ना? हाँ। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15। वेरी वेरी मोस्ट टाइप, आप मान के चले मौलिक अधिकार से प्री मेंस कहीं भी हो 1000% क्वेश्चन आना है, आगे भी आप कोई सी भी एग्जाम देंगे तो आएगा। तो क्या है? धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान
एक और क्या है? धर्म मूलवंश लिंग, धर्म जाति मूलवंश लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। मतलब आपका मतलब सरकार, सरकार आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि आप स्पेसिफिक धर्म के हो, आप स्पेसिफिक जाति के हो, आप महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, या आपका जन्म स्थान यहाँ है। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी आती है तो आप पूरे देश के लोग दे सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, पर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आई बात समझ? जन्म स्थान और निवास स्थान में क्या फर्क है? जन्म हुआ और निवास स्थान मतलब जहां रह रहे। मैं भेदभाव, मैं राजस्थान में रह रहा हूं 20 सालों से, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। क्या और वंश के आधार पर हाँ वंश भी है ना यार इसमें, मूल, हाँ मूल वंश। हाँ, निवास स्थान के आधार पर इस प्रकार से भेदभाव किया जा सकता है। मान के चले कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश में रह रहा है, भले उसका मध्य प्रदेश की नागरिकता बन गई, सब बन गया, पर वो मध्य प्रदेश में क्या रहेगा? जनरल कैटेगरी में ही रहेगा। वो वाले SC ST का या ST SC का नहीं रहेगा। नौकरियों में, सामान्य तो नौकरियों में चलता है, वो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, पर जन्म स्थान के आधार पर नहीं। कि आप उत्तर प्रदेश में जन्मे इसलिए मध्य प्रदेश में नहीं रह सकते, या मध्य प्रदेश में आप नौकरी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सीटें सरकार आरक्षित कर देती है अपने राज्यों के लिए, और आरक्षण कितना? बोले कि कम से कम 5% सीटें आप दूसरे राज्यों के लिए रखो। 100 सीटें आई तो कम से कम 5 तो दूसरे राज्य, पूरे देश के लोग लड़ सकते। ठीक है, ये था। तो अब हम क्या देखिए कि धर्म, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी सरकार, कोई भी संस्थान, सरकारी प्राइवेट, उसके साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। भेदभाव की समाप्ति मतलब पहले क्या होता था कि इस जाति का क्या करेंगे, हम खनन देंगे, यहाँ आने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तो जातियों के आधार पर भेदभाव होता था। आज भी क्या है, अब भी जाति के आधार पर तो गांव में आज भी होता है, मूल वंश के आधार पर भी होता है कि और महिला है मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, है ना। सॉरी, अपने लिंग के आधार पर क्या हुआ, सबरीमाला केस आया, सुना ना आपने? सबरीमाला, केरल में एक मंदिर है सबरीमाला टेम्पल, बहुत फेमस है, वहां पर महिलाओं का जाना प्रतिबंधित था। तो कोर्ट में गया कि बोले क्यों प्रतिबंधित है, तो बोले कि महिलाओं को पीरियड आते। तो फिर महिलाओं ने आर्गुमेंट दिया कि बोले ये नेचुरल है कि हम घर से लाए गए। तो फिर सरकार ने इंटरवेंस किया उस मंदिर समिति में, और क्या बोला कि नहीं, आप महिलाओं को आने दो। अगर यही बात फ्रांस में होती, अमेरिका में होती, क्या होता? बोले महिलाएं अपना दूसरा मंदिर बना ले, वहां जाना जरूरी है क्या? हाँ, भारत में क्या है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। ब्रिटेन में इनमें क्या है, नकारात्मक। सॉरी, आपने अमेरिका, फ्रांस वगैरह में। अभी महिलाएं क्या गई, सबरीमाला गई कि हमें मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा, हम मंदिर जाना चाहते हैं। तो फिर कोर्ट ने बोला हाँ जाने दो। फिर कोर्ट की बात को लागू कौन कराएगा? सरकार। तो सरकार ने क्या बोला कि बोले मंदिर समिति बोला नहीं, महिला जाएगी। यही बात अगर अमेरिका में होती, क्या सरकार बोलती? नहीं बोलती। सरकार बोलती महिला को नहीं दिया जाने जा रहा है, नया बना लो मंदिर, हम क्या करें, मेनू की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हम मौलिक अधिकारों, DPSP में पढ़ेंगे और अच्छे से बताएंगे ना आपको, आर्टिकल 44 पढ़ाएंगे, या धर्म पढ़ा दिया मैंने, मुझे लगता है धर्मनिरपेक्षता नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, पढ़ा दिया, आगे और बता देंगे आपको। ठीक, तो इन आधारों पर धर्म, जाति, सबरीमाला मंदिर का नाम है, केरल में मंदिर का नाम है, सबरीमाला टेम्पल कैसे है। हाँ, तो मूल वंश का मतलब क्या होता है कि आप गोरे हो, काले हो, या आपका स्पेसिफिक रेस हो, उस रेस के हो, उस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया। नहीं बोल। और जन्म स्थान वही, और लिंग मतलब महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या लिख रखा है कि अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त अधिकार, अब ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, केवल इंडियंस को है। किसको है ये सिर्फ भारतीयों को है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों के साथ हम मूल वंश के आधार पर भेदभाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बाहर के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गया तो, और समस्या हो जाए ना, तो हाँ, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त। हाँ, हाँ, तो 15(1) में क्या है कि
देश किसी के साथ धर्म जाति वंश के आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये किसे मिला है? केवल राज्य के खिलाफ। किसके खिलाफ? केवल अच्छा, राज्य का मतलब बड़े तौर पर क्या होता है? देश। ये केवल किसके खिलाफ मिला है? देश के या राज्य के खिलाफ मिला है। राज्य का मतलब समझते अब? राज्य सरकार। राज्य का मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है ना। स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश नहीं, देश की मोदी सरकार, ठीक, उसके खिलाफ है क्या? हाँ, राज्य किसके नहीं, अनुच्छेद 15 किसके खिलाफ मिला है? केवल राज्य के खिलाफ मिला है। अब यहां पर केवल का मतलब क्या होता है? ये केवल लिखा, केवल क्यों लिखा है? हर शब्द का एक मीनिंग होता है। तो देखें यहां पर क्या है, केवल शब्द ध्यान देने क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य विभेद केवल 5 आधारों पर वर्जित है। किस पर? केवल ये 5 आधार, इसके आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता। इसको छोड़कर दूसरे आधारों पर विभेद किया जा सकता है। सही बात समझ? क्या है कि राज्य विभेद केवल उपरोक्त 5 आधारों पर वर्जित है, किंतु अन्य आधारों पर यह विभेद किया जा सकता है। जैसे कि इस अनुच्छेद है, भाषा के आधार पर विभेद किया जा सकता है। और जैसे इस अनुच्छेद में क्या लिख रखा है? जन्म स्थान के आधार पर विभेद की मनाही है, किंतु निवास स्थान के आधार पर विभेद की मनाही नहीं है। क्या बोला हमने? आप उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में आके रह रहे हो, आपके साथ राज्य सरकार चाहे तो क्या दे सकती है? बोले मैं नागरिकता दूंगा, आपका डॉक्यूमेंट नहीं बनाऊंगा। जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, मूल स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। तो वेरी वेरी मोस्ट आपसे क्वेश्चन आया कि मुझे बताओ अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान और मूल स्थान में क्या फर्क है? सॉरी, जन्म स्थान के आधार और निवास स्थान के आधार में क्या फर्क है? तो आप जन्म स्थान मतलब बताओगे जहां से आपका ओरिजिन हुआ है, जहां आप पैदा हुए हैं, और निवास स्थान मतलब जहां रह रहे। जैसे आपका एक तो रहता है कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, जहां आप रह रहे हैं, और एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या रहेगा? आपके गांव, और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस का रहेगा जहां रह रहे हो। तो यहां पर आप बोल दो मैं तो यहाँ मेयर को चुनाव वोट दूं, देने दिया जाएगा? नहीं। बोले पार्षद को वोट दूं, नहीं देने दिया जाएगा। पर आप गांव में सरपंच को वोट दे सकते। तो आपके साथ निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। क्यों करोगे आप? मूल निवास के आधार पर हाँ, लेकिन आंबा में आपके साथ नहीं किया जा सकता, या आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि आप वहां पैदा हुए तो यहाँ रखेंगे नहीं। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता रहने को लेकर, ठीक। ये चीजें धीरे 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 आपको क्लैरिटी होगी। तो अब क्वेश्चन क्या आया कि राज्य केवल, ये किसके खिलाफ है? केवल राज्य के खिलाफ है। केवल 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, बाकी दूसरे आधार पर कर सकता है। अब बाकी दूसरे आधार का उदाहरण क्या बताया आपने? भाषा और एक निवास स्थान। तो मूल स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता, बाकी निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और निवास स्थान के आधार पर तो भेदभाव होता है। और इसके अलावा शैक्षणिक व शारीरिक योग्यता के आधार, भाषा के आधार। शैक्षणिक मतलब मैंने बताया ना आपको क्या, कि एमपीपीएससी के एग्जाम देने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए। और शारीरिक क्षमता मतलब आर्मी में दौड़ने के लिए 6 फीट हाइट होनी चाहिए, 1600 मीटर रनिंग पूरी होनी चाहिए, है ना। या आपका फिजिकली और मेडिकली रूप से आप स्ट्रांग होने चाहिए। डीएसपी बनने के लिए आपकी आंखों में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पर भेदभाव तो कर रहा है राज्य सरकार, ये है ना, ठीक। अब ये चीजें क्या है, इन 5 को छोड़कर भेदभाव किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद 15, चलो लिखो 7 नंबर में समझाना। अनुच्छेद 15 को विस्तार से समझाइए। 10 में हो जाएगा, तो इतना बड़ा है, 10 में लिखना है ना, कल लिखना है ना, लिखेंगे आप। अनुच्छेद 15 को विस्तार से समझाइए। अब इसमें है ना, ऐसा कैसे जो नोट्स में लिख रखा हो छाप के नहीं लाना, आपको थोड़ी क्रिएटिविटी करना है इसमें ना। अनुच्छेद 15 को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन आर्टिकल 15 इन डिटेल। अनुच्छेद 15 को विस्तार से समझाइए। अनुच्छेद 15 को विस्तार से समझाइए। 10 अब देखो 15(1) किसके खिलाफ प्राप्त है? केवल राज्य। अब आता है 15(2) आर्टिकल 15(2). 15(2) में क्या लिख रखा है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सरकारी या प्राइवेट होटल, कुएं, तालाब, नलकूप, जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह आया समझ में अरुण? क्या
ये सरकार के खिलाफ है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी, और 15(2) लोगों के खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ है। पहले क्या होता था, आपने भीमराव अम्बेडकर जी का क्या सुना होगा कि उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये उसके लिए क्या करा हमने, 15(2) लाया कि लोग क्या करेंगे कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल या मनोरंजन स्थल, कुआं, नल, तालाब, जैसे आप ये देखने जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं, तो क्या आपसे पूछते किस जाति के हो, किस धर्म के हो, महिला हो पुरुष हो, या होटल में जाते आपसे जाति पूछते, धर्म पूछते? नहीं पूछते ना, कि हम इसको ये सुना आपने राजपूत की होटल, नहीं सुना होगा ना। अगर ऐसा कोई कर ले तो आप कहां जा सकते हैं, 15(2) के तहत कोर्ट जा सकते हैं। 15(2) के तहत किस आर्टिकल के तहत कोर्ट जाएंगे, 32 के तहत 5 प्रकार की रीति जारी करेगा कौन, सुप्रीम, और वो देखिएगा अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करेगा कौन, कोर्ट। तो अब अगर हमें किसी भी मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर कोर्ट जाना है तो किसके खिलाफ जाएंगे, जो आर्टिकल दिया गया वो उसका उल्लंघन, मतलब 15 का उल्लंघन हो रहा है कि आपके साथ सरकार क्या कर रही है कि लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाए। अब 15 का हिस्सा नंबर 1 का उल्लंघन हो रहा है। अब कहां जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 प्रकार की रीट किस आर्टिकल के तहत, 32, और अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया तो किस आर्टिकल के तहत देखेगा कि सही है कि गलत है, तो 13 के तहत। तो आप इसे याद रखें, 13 और 32 इस मौलिक अधिकारों का बैकबोन है। 13 और 32 अगर निकाल दे इस मौलिक अधिकारों में, जैसे सांप के मुंह में से जहर निकाल देना। 13 और 32 ही वो चीजें जो सरकार को लागू करवाती है मौलिक अधिकार, वो न्यायिक पुनरावलोकन सामान्य कानूनों पर लागू होता है। जो सामान्य कानून है ना उस पर न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन ये केवल मौलिक अधिकार पर लागू है ना, मौलिक अधिकारों पर लागू होता है। हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं और यहाँ भी, ठीक। हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करेगा और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करेगा। हाँ, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का एक ही आर्टिकल रहेगा, उसका नाम है 13, ठीक। हाँ, तो 15(1) देश के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ, और 15(2) नागरिकों के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ। ये सार्वजनिक स्थल। अब सार्वजनिक स्थल क्या है, बस स्टैंड हो गई, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, है ना, ये तालाब हो गए, इन सब जगह, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जहां पर इन धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी जाते हैं देश में, तो आपको ये नहीं बोल सकते आप मध्य प्रदेश को हम आपको आने नहीं देंगे। होटलों में कभी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्यों? क्योंकि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, है ना, ये हो सकता है, ठीक। अब अगला देखें, अगला देखें आप, ये क्यों करा गया इसको, इस आर्टिकल को, ताकि समाज में जो कुरीतियां थी, कुरीतियां मतलब जो बैड चीजें, बैड प्रैक्टिसेस थी। बैड प्रैक्टिस क्या थी, ये बोले छुआछूत होता था, आज भी होता है गांव में, छुआछूत होता था, है ना, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, कुएं से पानी भर लिया, मटके में पानी नहीं पिलाते थे उनको, है ना, या बोले स्टील के गिलास में चाय देते थे। ये क्यों, ये क्यों, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए क्या करा, 13, 15(2) लाए। इसको थोड़ा बंद करो यार, थोड़ी सी बंद करो तुमको। लो, ये चलाओ तो। हाँ, अब 15(1) में क्या था, सबसे पहले तो 15 में क्या था, राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश भेदभाव, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग या इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके 15 के कितने हिस्से हैं, 6। 15(1) में क्या है, ये सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ, कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद हम क्या देखे थे, ये किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ। 15(2) देखा, ये नागरिकों के खिलाफ है, कि कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कहां पर, सार्वजनिक स्थलों जैसे कि कुएं, नलकूप, तालाब, होटल, आपके मनोरंजन के ये मेले लगते हैं, ये सारी चीज। अब हम देखें 15(3), वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी 15(3) है अपवाद। अनुच्छेद 15(1) व 15(2) का अपवाद है ये। 15 किसको, कौन जा सकते, बिल्कुल, मौलिक अधिकार का मतलब ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ आप, इन सभी को टूट जाएगा, आई कार्ड टूट जाएगा वैसे, है ना, ठीक। ये अपवाद क्या है पता है, कि
अब लिखेंगे, आप लिखेंगे, समझ लो, ये पढ़ लेना उसमें। 15(1) और 15(2) में क्या किया गया कि ना तो राज्य और ना नागरिक भेदभाव कर सकते, पर 15(3) में लिख रखा है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। तो ऊपर बोल रहे धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, फिर स्त्री और बच्चों के लिए लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, तो हमने क्या लिखा? अपवाद है। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन होता है। तो क्या कर सकता है राज्य? स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकता है। क्यों? क्योंकि बालकों की, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति क्या है? अलग है, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है। बालक, बच्चा अपने अधिकार को लेकर कहां जाएगा? 15(2) में क्या है आपका? 15(2) में सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव, और 15(3) में क्या है? 15(1) व 15(2) का अपवाद है। राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकती है? विशेष उपबंध बना सकती। क्यों? क्योंकि महिला और बच्चों की सामाजिक स्थिति थोड़ी विकट है, थोड़ी अलग है, क्योंकि बच्चे अपने अधिकारों को लेकर बोल नहीं सकते। जैसे मैंने बताया, अभी मूवी का एग्जांपल दिया आपको कि उस मूवी में बच्ची मम्मी को बोल दिया, उसके बाद भी मम्मी ने जान नहीं। अब पिता, पति अपनी पत्नी को मार रहा है, वो कहां जाके बोलेगा? किसी को बोले हो दो जना चाले तो घरे ठामड़ा बाजे, अब ये बोल दें, खत्म बात हो गई, यहाँ बात ही खत्म हो गई, है ना? यही बात दो भाई के भी लड़े हो जाए तो केस चला जाए ना, तो माथा फाट जाए, नहीं हो क्या? यही है ना? तो अब वो कहां जाएंगे? तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकती है। इसके लिए सरकार ने क्या करा? महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिया, मातृत्व अवकाश। बोले महिलाओं को मिल रहा है, पुरुष को क्यों नहीं मिल रहा है ना? मातृत्व अवकाश दिया, पुरुषों को मिलता है, पुरुषों को कम दिन के लिए मिलता है ना, ध्यान रखने के लिए, है ना? हाँ, अच्छा, अब ये क्यों करा ये विशेष उपबंध? क्योंकि महिलाओं की कम उम्र में शादी हो जाती है, लड़कियों की, है ना? और क्या हो जाता है? सती प्रथा वगैरह, इन सबको खत्म करने के लिए हमने क्या दिया? विशेष उपबंध के लड़के की शादी का साल 21 और लड़कियों की 18। पहले कितनी थी? 12 साल थी, 13 साल थी, 11 साल थी, इतनी शादियों की एज थी, लेकिन बाद में हमने चेंज कर दिया, है ना? और ये अच्छा, इसके तहत सरकार अब इन आर्टिकल को लागू करवाने के लिए क्या करती है पता है? सरकार कानून बनाती है। ये विशेष याद रखना है, ये अपने आप नहीं मिल जाते। जैसे नेशनल वुमेन राइट कमीशन आया, नेशनल वुमेन कमीशन आया, इन सबको इंप्लीमेंट करवाने के लिए अलग अलग एक्ट बनाती है सरकार। ये बनती नहीं, हाँ, ठीक है। और अब कानून बनाती है। अब अगला क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, राज्य सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। कितना आरक्षण? 33%। 35, मध्य प्रदेश में 35 है, देश में 33 मिलता है। ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण मिलता है 35%। हाँ, और जैसे पंचायतों में तो 50% मिलता है ना? कहाँ पे? सबसे पहले बिहार ने दिया, मध्य प्रदेश ने दिया, राजस्थान ने दिया। अब एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा देखा था, देखो ये कल पता करना, ऐसे कौन से राज्य जिसने पंचायत चुनाव के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता तय कर रखी है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम इतना पास होना चाहिए आपको? ऐसे कौन से राज्य जिन्होंने मिनिमम शैक्षणिक योग्यता तय कर रखी है? ऐसा कौन सा राज्य है जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता, जिसने मिनिमम शैक्षणिक योग्यता तय कर रखी है? हाँ, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब आप जैसे पीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए ना, ऐसे आपके शैक्षणिक भी तय कर रखी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। दो राज्य ऐसे जिन्होंने ये तय कर रखा है कि आपको सरपंच बनने के लिए 12वीं पास करने चाहिए, उन दो राज्यों के नाम लिखना है। ऐसे कौन से राज्य? ये लिखा है ना हमने, और ये है, बताएंगे क्या? आप पता कर क्या है? दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर रखी है, आपको सरपंच बनने के लिए ये तो करना ही चाहिए। एक तो 21 साल है, उस ग्राम सभा का नागरिक होना चाहिए, और एक और तय कर रखी है ना? अच्छा, बस ये लास्ट है 15(3) में क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमन, राष्ट्रीय महिला आयोग, दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, ये सब क्या कर रखा आपके 15(3) में दे रखे, है ना? तो अब मौलिक अधिकार क्या अपने आप लागू हो जाते? बिल्कुल भी नहीं होते। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कानून बनाने पड़ते, और कानून कौन बनाती है? सरकार बनाती, ठीक है। कुछ अधिकार अपने आप मिल जाते हैं और कुछ के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका 15(3). अच्छा, उसके बाद क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है विधानसभाओं में, लोकसभाओं में। क्या राज्यसभा में आरक्षण मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, राज्यसभा में आरक्षण नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, 2-2 साल में लोग जाते हैं, आप कैसे तय करेंगे? ठीक ठीक। अब हम 15(4) और 15(5) और 15(6) ये थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम कर लेते हैं, ठीक। बंद कर दो इसको।